तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, अगेन वी आर बैक विद वन मोर मॉडल पेपर और एयरफोर्स, जो कि आज के लिए भाई हो चुका है हमारा सबसे डिमांडिंग पॉइंट। और जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो ये 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हूबहू आपको दिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट मोर और लेस वही होने वाला है। आपको इन क्वेश्चंस को बस अंत तक सॉल्व करना है और पॉज करके अटेम्प्ट करना है कि भाई आपने ये क्वेश्चंस खुद से सही किए या फिर नहीं किए। ठीक है, तो चलिए, पढ़ा आपने चाहे जहाँ से भी हो बच्चों, और बहुत सारे बच्चे हमारे एयरफोर्स चैनल से भी ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कंटेंट में आप ऑलरेडी देख रहे हैं। बट मॉडल पेपर्स लास्ट में करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दैट गिव्स एन डिफरेंट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। वो एक अलग ही सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर के साथ, क्योंकि आई एम श्योर कि अगर आप इस क्वेश्चंस को करते हैं तो भाई हाँ, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? यू हैव टू फाइंड आउट द एरर पार्ट, है ना। एरर आपसे मांगा जा रहा है। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। तो पहला क्वेश्चन कहता है द टू आर्टिस्ट डिफर माने उनमें डिफरेंस है मार्केटली, इन देयर टेम्परामेंट्स माने उनके वे ऑफ बिहेविंग में, उनके नेचर में। वन वॉज रिजर्व एंड कॉशियस, द अदर रूड एंड बोस्टफुल। अब देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मेन वर्ब के तौर पे हम डिफर को यूज कर चुके हैं बच्चों, तो हमें ये क्यों बताने की जरूरत है कि वन वॉज, एक का नेचर वन रिजर्व्ड एंड कॉशियस, द अदर रूड एंड बोस्टफुल। या तो अगर आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया है, फिर आप यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब दो। बट हम क्यों ये बताएं कि वो वॉज में है, वो पास था? भाई दोनों का नेचर डिफाइन कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इस वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द टू आर्टिस्ट डिफर मार्केटली इन देयर टेम्परामेंट्स, वन रिजर्व्ड एंड कॉशियस, द अदर रूड एंड बोस्टफुल। सो एरर आपका कौन से पार्ट में हो जाता है? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, He does not fail to came to my help whenever I am in trouble. वो कभी भी, मतलब कभी भी नहीं चूकता मेरी मदद के आने के लिए जब भी मुझे परेशानी होती है। अब आपको पता है कि टू के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे केम ना होके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगेन एरर इज इन विच पार्ट? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, I visited John's and Mary's house twice but found the couple absent. Now, ये आपका जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपका पोजेशन से, पॉजेसिव केस से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। अब देखो, कभी भी अगर आपको बताना है कि भाई हम एक पोजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हाउस है, तो आप पोजेशन भी सिर्फ आखिरी वाले नाउन में लगाओगे। जॉन में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर होता जॉन्स एंड मेरीज हाउसेस, अगर क्या हो जाता हाउसेस, अब ये नाउन डिफाइन करेगा कि वो सिंगुलर पोजेशन है या डबल पोजेशन है। उस केस में आप जॉन्स और मेरीज लगा सकते थे। बट देखो आगे इस बात की भी पुष्टि कर रहा है कि वो कपल है ना। अब लड़ाई झगड़ा हो सकता है बट घर थोड़ी बदल लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है? ए फॉर एप्पल में एरर है, आपको जॉन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सिंगल हाउस है। अगर हाउसेस होता तब दोनों में हम एपोस्ट्रोफी लगाते, तो वो इंडिविजुअल पोजेशन वाला केस हो जाता। एरर इज इन पार्ट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। I told him what matter had made him sad. मैंने उसको बताया कौन सा मुद्दा ने उसको क्या कर दिया? सैड कर दिया। अब देखो, हम पूछ रहे हैं कि क्या है उसे जिसने उसको सैड किया, तो हम उसको बता थोड़ी सकते हैं, हम तो पूछेंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे वर्ब के तौर पे क्या आना चाहिए था? I asked him what matter had made him sad. Next, this is the first time that I have heard of such atrocious behavior. Atrocious मतलब क्या हो जाता है? थोड़ा क्रूर। अब देखो, this is a first time। अब फर्स्ट यहाँ पे क्या है भाई? सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में आया है, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले तो हम ऐसे भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और आर्टिकल कौन सा? द। तो अगेन आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है? 4 ऑप्शन दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर फिल करना है। क्वेश्चन क्या कहता है?
द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इज दैट पिटिएबल। अब देखो पिटिएबल का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें क्या हो, दयनीय हो, मतलब जिस पे दया आए। अब ये कैसा सेंस दे रहा है, ये क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है फेयरली, फेयरली किस लिए यूज़ होता है, जब हम फेयरली का यूज़ करते हैं तो हम गुड एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने बोल देता गुड तो हम क्या बोल देते फेयरली। रैदर का यूज़ आप बैड एडजेक्टिव्स या बैड सेंस वाले एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करते हैं। रियल पिटिएबल तो नन ऑफ दीज होगा नहीं, फेयरली का यूज़ बचा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Nobody will prohibit you in explaining your stand, मतलब कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा अपना स्टैंड समझाने में। अब देखो nobody will prohibit you, अब prohibit ये जो वर्ड है ये अपने साथ प्रेपोजिशन कौन सा लेता है ये बात आपको बतानी है। for लेगा, in लेगा, from लेगा या to लेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। एंड आई शैल चेक, और सिर्फ प्रोहिबिट नहीं बच्चों, प्रिवेंट भी यही प्रेपोजिशन लेगा जो आप लोग इस आंसर में दे दोगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ने होमवर्क में रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स समझते हो, सिमिलर मीनिंग वाले शब्द। चलो वर्ड क्या है, ट्रिवियल। देखो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है बच्चों, तुच्छ। क्या होता है, तुच्छ। मिस रूल, मिस रूल का मतलब क्या हो गया, किसी कोई रूल को क्या कर देना, मिस जज कर देना, गलत कर देना। मॉरल, मॉरल क्या हो जाता है, आपकी नैतिकता है ना। वैल्यूज, अपीयर माने ऐसा प्रस्तुत होना। और नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। क्या हो जाता है, ना के बराबर। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स समझते हैं, ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द। शेड्यूलस, शेड्यूलस का मतलब क्या हो जाता है, शेड्यूलस का मतलब हो जाता है समवन हु इज वेरी एक्टिव, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो भाई, उत्तेजित हो, है ना, काम करने में तीव्र हो। अब कीन, कीन माने इंटरेस्टेड, सिनोनिम हो सकता है। प्रिपेयर, तैयार होना। डल, डल माने जो बहुत ही बोरिंग हो, फीका हो गया हो, नॉट इंटरेस्टेड हो, है ना। फोर्स माने बल से कोई काम करना। तो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है बच्चों जटिल। इंट्रिकेट का मतलब क्या हो जाता है, जटिल। कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से समझ में ना आए। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना। एक्टिव, उत्तेजित। एक्वायर्ड, प्राप्त करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो क्या हो भाई, बिल्कुल सीधा हो, इधर उधर की बातें ना करे, कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स ना हो। इंट्रिकेट मतलब क्या था, कॉम्प्लेक्स, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, डी इज द करेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है मिस स्पेल्ड का। मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से रॉन्ग स्पेल्ड वाला वर्ड कौन सा है। अब देखो जेलसी बिल्कुल सही है। डिफेंस नहीं, ये वाला स्पेलिंग तो नहीं होता भाई। डिफेंस में रहेगी, हम डिफेंस की स्पेलिंग तो गलत नहीं कर सकते। तो एरर किस पार्ट में है, बी फॉर बॉम्बे। अफेक्शनेट, वैक्सीनेशन इज परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13A। क्वेश्चन नंबर 13, मस्किटो, रियलाइज, नेव या इररेलेवेंट। अब देखिए ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आप ये जान रहे हैं मस्किटो बिल्कुल सही है, रियलाइज सही है, नेव भी बिल्कुल सही है, बट इररेलेवेंट होता है IRRELEVANT। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। आपका गलत स्पेलिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला क्वेश्चन है, अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। कोई ऐसी रिकॉर्ड जो हम खुद से ही लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाती है। देखो अब यहाँ पे हम खुद से ही लिख रहे हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है कोई भी इवेंट्स जो पास्ट में हुए हों, अब उसमें हम खुद से कुछ नहीं लिख रहे। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हो जाता है, दिस इज रिलेटेड टू योर बुक्स। बायोग्राफी, बायोग्राफी कोई दूसरा लिखता है, जबकि ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी वो हो गई जो हम खुद की लिखते हैं जीवनी, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, अ ब्रेव, नोबल माइंडेड और चिवैलरस पर्सन। चिवैलरस का मतलब क्या हो जाता है भाई, कोई ऐसा जो बहुत ही क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, है ना, बोल्ड हो, काम करने में जिसको डेयरिंग हो, काम करने में जिसको सच में लगे। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। हैंडसम, लिसनर, ना क्या हो जाएगा, गैलेंट।
जैसे शिवाजी वॉज अ शिवालरिस पर्सन, बहादुर थे. सो दिस इज योर ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने हैं बच्चों. इडियम एंड फ्रेजेस का पहला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम हैंड टू माउथ, जिसका मतलब हो जाता है बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाना. समथिंग रिपीटेड ऑफन, consuming food, hitting someone by hand on the mouth, to survive without saving. C is the correct option. मतलब हम survive कर रहे हैं बट बिना कुछ सेव किए. Next, to set the themes on fire. To set the themes on fire का मतलब क्या हो जाएगा? To wreak evil eye on something. To do heroic deed मतलब कुछ बहादुरी जैसा कुछ करना. टू डिस्ट्रॉय विथ फायर, टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ जो हम इम्पॉसिबल कर रहे हैं. तो अब देखो थेम्स को फायर में करना तो कोई छोटी मोटी चीज़ तो होगी नहीं, तो मतलब कोई बहादुरी वाला काम करना. टू डू हीरोइक डीड. नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रीहेंशन. अब तो कॉम्प्रीहेंशन से बच्चों डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तो कॉम्प्रीहेंशन से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा. तो अभी देखो ये कॉम्प्रीहेंशन आपका बुक से संबंधित है, क्योंकि बात ही बुक्स की हो रही है कि बाय फार आर द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट. टेम्पल्स भाई मंदिर क्या होते हैं? टेम्पल्स क्रम्बल, वो टूट के क्या बन जाते हैं? टूट के बिल्कुल रुइंस, वेस्ट, मलबा बन जाते हैं. पिक्चर्स और स्टैच्यूज खराब हो जाती हैं बट बुक सर्वाइव. बुक भाई हमेशा रहती है. समय उनको बर्बाद नहीं कर सकता, उन थॉट्स को जो आज भी बिल्कुल एज इट इज वैसे हैं जैसा कि वो पहले ऑथर के दिमाग से पास हुए थे. The only effect of time has been to throw out of currency the bad products. For nothing in literature can long survive but what is really good and of last value. अब देखो भाई बुक्स में भी वो चीज़ होती है कि भाई वही चीज़ एग्जिस्ट कर पाएगी जिसकी जो सच में अच्छी है, जो सच में ऑथेंटिक है और जिसकी वैल्यू है. The bad products. Books इंट्रोड्यूस अस इनटू द बेस्ट सोसाइटी. ये हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं. दे ब्रिंग अस इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स दैट हैव एवर लिव्ड. अब वो लोग तो हमेशा नहीं रह पाएंगे बट उनकी जो कहावतें हैं, उनकी जो विचार हैं वो हमेशा रहते हैं, वो हम तक बुक्स पहुंचाती हैं. Greatest minds that ever lived. We hear what they said and did. We see them as if they were really alive. हमें लगता है कि वो सच में हमारे साथ ही, उनके थॉट्स ऐसे हैं. We sympathize with them, enjoy with them और ग्रीव विद देम. ग्रीव का मतलब क्या हो जाता है? दुखी होते हैं उनके साथ. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है समझते हैं. According to the passage, books live forever. Books हमेशा रहती हैं because they have productive value. They are in printed form. Time does not destroy great thoughts. They have the power to influence people. बिल्कुल, क्योंकि समय उनको नष्ट नहीं कर सकता. Next, according to the passage, temples, pictures and statues belong to the same category because all of them are beautiful. नहीं, all of them are substantial. क्षणिक है नहीं. Because they are likely to decay. क्योंकि वो एक समय बाद क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी. C is the correct option. Next, question number 20. लास्टिंग वैल्यू का मतलब सर्वाइव विद द पैसेज ऑफ टाइम. लॉस्ट ना. रेलेवेंस फॉर द प्रेजेंट सिर्फ आज का उसका इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस फॉर द पास्ट नहीं होगा. समथिंग विच हैज सर्वाइव द पैसेज ऑफ टाइम मतलब जो समय को भी क्या कर पाए? समय को भी क्रॉस करे और उसकी वैल्यू अंत तक बनी रहे. तो ये थे वो 20 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में सफलता जरूर दिलाएंगे बच्चों. ये मॉडल पेपर्स का वो दावा है. तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी मॉडल पेपर के साथ. बाय देन क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा एंड लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक द क्वेश्चंस. थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद बच्चों. आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग और अरिथमेटिक का बच्चों मॉडल पेपर, जिसमें आपका वाई ग्रुप का मॉडल पेपर बच्चों हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने, जिसमें आप देखेंगे वाई ग्रुप में आपका 50 क्वेश्चन लगभग होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अगर 20 क्वेश्चन आपका जो है निकाल दिया जाए किसका? इंग्लिश का, तो 30 क्वेश्चन आपके पास बचते हैं. ये आपका रागा का पोर्शन होता है. और बच्चों निगेटिव मार्किंग भी आपका इसके साथ है. तो इसमें जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं. यहाँ बच्चों जो आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं हम आपके चैनल पर बच्चों, वो आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बच्चों एग्ज़ाम में आपके लिए बेहतरीन होगा आपका, कि ये क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आसानी से बच्चों आप देखोगे कि आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे, एक अच्छा जो है आप जो है परफॉर्मेंस अपना दे पाओगे. तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं. यहाँ बात करते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है कि देखिए यहाँ पे आपका कोड किया गया है. कोड बच्चों क्या है आपका? ये अल्फा बच्चों, ये गामा दिया है, साई दिया गया है, आपका अच्छा एप्सिलॉन है, ये इसका कोड है आर्गू. फिर यहाँ बच्चों आपका इसका कोड क्या है? सॉल्व. तो आपसे पूछा गया है बच्चों इसका कोड. अगर बच्चों हम बात करते हैं पाई,
पाई देखो यहाँ पे किस नंबर पर आया है, तो यहाँ बच्चों आपका 2 2 4 नंबर पर, तो 2 और 2 4 बच्चों क्या आ जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ पे आपका जो है नहीं है, इसमें आपका इसका कोड यहाँ पे है, इसका कोड बच्चों यहाँ पे है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है कि भैया ये कितना हो जाएगा, आपका पाई है, पाई का कोड भैया लास्ट सेकंड आपका वी आएगा, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। एप्सिलॉन की अगर बात करते बच्चों, एप्सिलॉन आपका देखो, एप्सिलॉन को क्या बोला गया, आपका ई बोला गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ई हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ई। तो भैया लास्ट में अगर आपका ई आएगा तो हमारे पास कितने ऑप्शन कटे बच्चों, हमारे पास 3 ऑप्शन कटे, बचा कौन सा, वो आपका करेक्ट जवाब है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको समय बचाती हैं। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के बच्चों प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में बदल दिया जाए। बिल्कुल 13 लेटर हो जाएंगे बच्चों, 13 आपका ए से एम तक 13 और आपका एन से लेकर कहाँ तक, जेड तक। तो प्रथम अर्धांश को ए से एम तक बदला गया है। चलिए 13 लेटर बदले गए हैं। तो आपके दाएं से बच्चों, दाहिना किधर होगा, इधर से, इधर से बच्चों क्या बोल रहे हैं, 15वें अक्षर के दाएं, दाया दाया बच्चों आपको घटाना है चौथा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 11वां आपका लेटर चाहिए। लेकिन दाहिने से बच्चों है, हमें लेफ्ट से निकालना है, तो टोटल लेटर कितने होते बच्चों, 26, 27 माइनस आपका 11 करना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16। और प्रथम अर्धांश को बदलेंगे बच्चों, 13 ही होगा, उसके आगे 3, तो 13 3 16 बच्चों आपका यम के बाद यम आपका एन ओ पी आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो 16 नंबर पर आएगा वो कौन सा होगा, पी होगा। अगला बात करते बच्चों, यहाँ पे देखो 5 9 16 29 आपका 54 130 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 दूनी 10 बच्चों आपका कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। 9 दूनी 18 बच्चों माइनस आपका 2 हुआ, 2 कम हुआ। यहाँ बच्चों आपका 16 दूनी आपका 32 3 कम हुआ। 29 दूना बच्चों आपका 58, यहाँ पे 4 कम हुआ। ठीक है, आगे बात करते बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 54 दूनी कितना हो जाएगा, 106, 100 बच्चों कितना आ जाएगा, 54 दूनी 108 माइनस यहाँ पे कितना हुआ, 5 हुआ। अब देख लो 1 2 3 4 बच्चों, अगला क्या है 5, तो अगले में क्या हो जाएगा, दोगुना करके 6 घटेगा, तो 2 3 6 माइनस 6 बच्चों 0 आएगा। और बच्चों यहाँ पे आपका देखो कितना आ जाएगा, 206 माइनस 6 बच्चों क्या आएगा, आपका 200 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी पार्ट। अगली बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोला गया बच्चों आपका किसी फोटोग्राफ में बच्चों एक महिला की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए मीरा ने कहा, किसको बच्चों, महिला के बारे में बोल रही है मीरा, तो महिला के बारे में बनाओ। तो यहां बोल रहा है बच्चों महिला, उसके पिता, महिला के पिता कहाँ होंगे बच्चों, इनके ऊपर होंगे, कि एकमात्र पुत्र बच्चों, इकलौता पुत्र जो होगा यहाँ पे आएगा। पुत्र की पत्नी बच्चों, इसकी पत्नी होगी। मेरी सास है, मीरा की सास है, इसका मतलब बच्चों इसका कोई पुत्र होगा, और इसकी जो पत्नी मीरा है बच्चों, तभी तो ये सास होंगी। बिल्कुल, आपसे बोला गया है मीरा के पति, ये बच्चों जो है ये पूछ रहे हैं कि आपका जो है फोटो वाली महिला की क्या लगेंगे, तो भैया इसके बगल में इसका भाई है, भाई का बच्चों आपका बेटा क्या कहलाता है, भाई का बेटा भतीजा कहलाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भतीजा हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला आपका दिया गया है यहाँ से, देखिए बच्चों अब यहाँ पे जो दिया गया, अखिलेश पश्चिम की ओर 14 मीटर चलता है। सबसे पहले भैया आप क्या करो, NESW में आप रखो इसमें। यहाँ पे बात करते बच्चों अखिलेश पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे कितना चलता है बच्चों, आपका 14 चलता है। फिर दाहिना, इसका दाहिना बच्चों क्या आएगा, वेस्ट का दाहिना आप बताओगे नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 मीटर चलता है। तब वह बाईं ओर बच्चों, इसका बायां क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 10 चलता है, 10 मीटर। फिर बाईं ओर बच्चों इसका भी बायां क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 14 चलता है। उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु पर बच्चों उसकी दूरी कितनी है, सबसे कम दूरी, तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ से साउथ कैंसिल होता है और ईस्ट से वेस्ट से कैंसिल होता है, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, 14 10 बच्चों कितना आएगा, 24 मीटर डिस्टेंस आएगी वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों, क्या आ जाएगा, 24 मीटर आपका वेस्ट डायरेक्शन में आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया गया अगला क्वेश्चन, अगली बात करते हैं, अभिषेक का बच्चों जन्मदिन बच्चों माह के तीसरे शनिवार को है। यहाँ पे आपका दिया गया माह का तीसरा शनिवार, 1 2 बच्चों आपका 3 है,
यहाँ पे आपका दिया गया है जन्मदिन तीसरे शनिवार को है, उसी माह का तीसरा दिन बच्चों क्या है, यहाँ पे सोमवार है, ये सोमवार है। तो भैया इससे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, आपका सोमवार हो जाएगा। इससे पहले अगर हम देखते हैं क्या रहा होगा, सोमवार बच्चों, उससे पहले क्या रहेगा, रविवार रहेगा। उससे पहले बच्चों आपका पहला शनिवार कब पड़ा, तो पहला शनिवार बच्चों पड़ गया आपका 1 तारीख को। यहां से 7 जोड़ो, 7 1 8, 8 7 बच्चों कितना आ जाएगा, 15। तो यहां पे आप पता करिए तीसरा शनिवार कब आएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा बच्चों आपका आ रहा है 15 तारीख को। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया 7 21 8 बच्चों, 21 और 7 कितना, 28, 8 कितना हो गया, तो आप बताओगे यहाँ पे 36 हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा, 36। यहाँ पे चेक करिए बच्चों 12 11 13, तो यहाँ पे 10 20 30 30 3 33 33 2 35 1 36, यहाँ भी 36 आ रहा, मतलब यहाँ भी 36 आएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 17 5 22, 22 प्लस x आपका कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, तो 36 माइनस 22 करेंगे बच्चों कितना आएगा, 14। आप चेक कर लो, 4 2 6 2 1 3 आपका। तो यहाँ पे कितना पुट किया जाएगा, आपका 14 पुट किया जाएगा। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा बच्चों आपका उत्तर आकृति बनेगा। तो भैया अगर आप देखोगे ये पूरा बच्चों पोर्शन आधे पर ये मैच कर रहा है, तो ये पहली बात तो खुलेगा बच्चों, तो एक ऊपर आपका जो है स्क्वायर बनेगा, एक आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर बनेगा और कटा पार्ट बच्चों ऊपर जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो ये भैया 2 पार्ट आपका इधर जाएगा, 2 इधर, मतलब 6 आपके बीच में आएंगे। तो 6 आपके बीच में यहाँ आ रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे कटा पार्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से ये गलत होगा। बाकी आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट आपका, इसमें कौन से में आकृति छिपी हुई है। अगर बच्चों हम बात करते हैं कौन से में ये आकृति छिपी हुई है, तो भैया ये आपका जहां मिलेगा वो कौन सी आकृति होगी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों इसमें होगी, पूरी आकृति मिल रही है। यहाँ पे बात करते हैं, अगला दिया गया निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है, तो काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी कितना आ गया आपका 12, प्लस यहाँ पे 1 2 बच्चों 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। एक्स्ट्रा जो बना है बच्चों, एक आपका ऊपर तरफ है, एक आपका किधर है, नीचे की तरफ, 2 ये हो गए। तो 12 3 15, 2 कितना आ जाएगा आपका 17। तो आप बताओगे कितने हो जाएंगे, आपके 17 हो जाएंगे। आगे चलते बच्चों, अगला आपका दिया गया है यहाँ पे, यहाँ बच्चों दिया गया अरिथमेटिक का आपका। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि भैया आपका दिया गया है कि 7, ये आपके जो नंबर दिए गए हैं वो 72 से बच्चों क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो 72 का तो आप जानते नहीं, तो हमें क्या करना होगा, 8 9 बच्चों आपका 72। 8 के लिए आपका क्या रूल कहता है, 8 6 8 9 बच्चों 72, 6 बचा 8 28 64, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब भैया 9 के लिए क्या है, डिजिट का सम, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 9 कटा, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 8 7 बच्चों 15, 15 3 18 हो गया, 8 8 8 4 बच्चों कितना हो गया, 12, 12 और 6 बच्चों क्या हो जाएगा, 18। तो x की जगह 6 रखना पड़ेगा और y की जगह 4, तो 6 6 कितना हो गया बच्चों, 36, और यहाँ पे 4 7 कितना हो गया, 28, इसका रूट चाहिए। 8 6 कितना हो गया, 14, 3 2 5 1 6, इसका रूट बच्चों कितना आ जाएगा, 8। तो आप बताएं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगली बात करते बच्चों, सबसे बड़ा कौन है, इसका गुणा करो बस, 8 28 64 बच्चों, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, 11 बच्चों कितना हो जाएगा, 55। कौन बड़ा है बच्चों इसमें से, 64 बड़ा है, कहाँ से आया, यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से बच्चों आपसे पूछा जा रहा है धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म की संख्या जिनका योग बच्चों 99 महत्तम समापवर्तक। योग की बात करते बच्चों, आपका SCF x प्लस आपका y, ये किसके बराबर बच्चों, 99 के बराबर है। SCF से अगर आप डिवाइड करो, आपका h का मतलब SCF 9 से भाग देंगे तो x और y बच्चों को प्राइम नंबर आपके होने चाहिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 11 9 99 बच्चों, 11 9 कितना आएगा, 99, तो 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 11। सबसे पहली जो वैल्यू हम रख सकते हैं 1 और 10, 10 1 11, 2 बच्चों आपका कितना आ जाएगा, 9 2 11,
3 बच्चों आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 3 11, यहाँ पे आपका 3 और बच्चों कितना आएगा 4 7 4 11, भाई 5 आएगा 6 5 11, फिर अगला बच्चों क्या आएगा 6 5 आपका रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ बच्चों चेक करो क्या ये को प्राइम है, बिल्कुल सारे को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों में मासा, अब बच्चों कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए एक के अलावा। अब बात करते कितने जोड़े बने, ऐसे तो आप बताओगे 5, तो हमारे पास कौन सा आंसर होगा 5 हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों अगला, यहाँ पे देखिए आपको दिया है भैया a + b + c आपका 8 है, ABC। बच्चों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए इसमें आपको एक वैल्यू 0 मान दो। अगर हम c की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू अगर बच्चों हम लोग क्या कर लें 0 कर ले। देखो c की वैल्यू जैसे ही आप 0 करोगे तो a + b आपका बचेगा कितना 8। यहाँ पे c की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ab आपका कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे देखो c की वैल्यू 0 रखोगे तो a³ + b³ बचेगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। और a³ + b³ क्या होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a + b का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा 3ab के बराबर होगा। इसी में रखो आप a + b बच्चों आपका 8 है, a + b का स्क्वायर बच्चों 8 है 64, माइनस ab बच्चों 20 है, 20 में कितना आ जाएगा 60, तो 64 में से 60 जाएगा 4 4 8 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों अगला, एक वस्तु की कीमत में बच्चों 36% की छूट दी गई, तो 100 का सामान भैया आपका कितने में बेचा गया है 36, कम में बच्चों मतलब कितना आएगा 64। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। फिर से बच्चों वापस आना है, वापस आना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप बताओगे 9 बढ़ाना पड़ेगा 16 में से, तो 100 में कितना बढ़ेगा 4 चौक 16, 4 25 बच्चों 25 नवैया कितना आएगा 225 बटे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 4 बचे कितना आ जाएगा 20, 4 6 24, तो कितना आ जाएगा बच्चों 56.25% आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ बच्चों दिया गया 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि क्या होता है बच्चों 5 CP बराबर बच्चों कितनी गेंदें हैं, तो 17 CP का बच्चों आपका 17 SP माइनस करेंगे, CP माइनस SP हानि के बराबर होगा। अब यहाँ से आप जब लाएंगे 17 बच्चों इधर, तो आपका 12 CP बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 SP। तो यहाँ से आप देखिए SP/CP कितना आएगा, तो आप बताएंगे यहाँ से आपका SP/CP बच्चों आपका 12 बटे कितना आएगा 17 आएगा। कितने में बेचा जाता है बच्चों 720 में, तो किससे गुणा करना होगा 60 में, तभी तो 720 रुपये आएगा। तो भैया ये आपका जो है 60 से गुणा करो, तो आप बताओ कितना आ जाएगा 17 × 60 बच्चों कितनी गेंदें खरीदी गई हैं, इतनी खरीदी गई हैं। हमसे पूछा गया है बच्चों कि एक गेंद की लागत मूल्य, तो भैया 17 गेंदें इतने में आई हैं, तो यहाँ पे 17 से भाग दो, एक गेंद का दाम बच्चों कितना हो जाएगा 60 रुपये, कितना आ जाएगा आपका 60 रुपये। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी पार्ट। यहाँ पे देखिए 60 रुपये दिया गया है, ये आपका हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया गया है 3000 रुपये बच्चों कितना हो जाता है 3993 हो जाता है। तो 3000 रुपये बच्चों आपका कितने हो जाता है 3993, एक यहाँ 3 से काटिए तो 1000 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1331। भैया यहाँ पे क्या है आपका 3 साल बच्चों, तो क्यूब रूट ले लोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब रूट, तो 10 से कितना आएगा आपका 11। भैया रेट आप चेक करो 1/10 गुणे कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 10% आपका क्या हो जाएगा बच्चों रेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, 2 एकड़ 2 और एक कितना आ जाएगा बच्चों 3/2, रेशियो आपका दिया गया है 3 दूनी 6 2 कितना आ जाएगा 8 बटा आपका 3 दूनी 6 2 8/3 आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों सही रेशियो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, और भैया 8 दूनी कितना आएगा 16, 9 रेशियो 16 आ जाएगा। अगली बात करते हैं 3 एकड़ 3 2 5 5/3, रेशियो बच्चों आपका 2 दूनी 4 1 5/2, तो भैया 5 से 5 कैंसिल, ये कितना बन जाएगा 2 रेशियो 3 बन जाएगा। और दोनों में कितना जोड़ा जाता है 15 बच्चों दोनों में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो 9 3 27, 16 दूनी 32,
32 माइनस आप कर दो बच्चों कितना 27, कितना बचेगा आपका 5 आएगा। ये 5 बच्चों किसके बराबर आएगा, इसका गुणा यहाँ करो अंतर ले लो। तो 3 माइनस आपका 2 बच्चों कितना आएगा, 1 गुणे 15 आएगा। तो 1 बराबर कितना आएगा, तो 5 3 कितना आएगा 15। हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे यहाँ पे 16 है। 16 तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों आपका 48। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, सी पार्ट बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो। हम 45 रखते हैं बच्चों थीटा बराबर, तो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे 1 + 1 बच्चों ये √2 का स्क्वायर आपका 2, यहाँ पे आपका 2, तो 2 दूनी बच्चों आपका 4 में से 2 गया -2 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया, दी गई आकृति में बच्चों ABC आपका दिया गया है, यहाँ पे ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये आपका क्या है, C है। एक त्रिभुज ABC बच्चों आंतरिक आपका कोण समद्विभाजक निकालना है। तो ये बच्चों कहीं कट करेंगे आगे जाके, यहाँ पे कहीं कट करेंगे आगे जाके, इनमें आप देखोगे ये कहीं कट करेंगे C का बाह्य कोण। तो ये बच्चों आपका क्या होता है, कोण A का ये आधा हो जाता है, A/2 होता है। और यही आपको दिया गया है, कोण A/2 किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो कोण A का मान बच्चों 48 दूना कितना आ जाएगा, 96 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका मॉडल पेपर जो है वाई ग्रुप के लिए, बिल्कुल आपके लिए बच्चों रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम में। तो चलिए आगे भी मिलेंगे इसी तरीके से। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप के फिजिक्स के इस मॉडल पेपर में। इस मॉडल पेपर में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपके एक्स ग्रुप के एग्जाम में आते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर एमकेसी के अगर आपकी मॉडल पेपर दे रहे हैं तो आप इतनी ऑनेस्टी के साथ इस मॉडल पेपर को दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, इससे आप अपने रियल एग्ज़ाम को जज कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को देने के बाद आपको बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की फीलिंग आ जाने वाली है। आप कई भी तरह से, जिस भी तरह से आप पढ़ चुके हैं, कितनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, लास्ट टाइम पर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए इस मॉडल पेपर को बहुत ऑनेस्टली दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कौन सा स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रॉन्ग अबाउट आइसोबेरिक। समदाबी प्रक्रम के लिए कौन सा प्रोसेस सही है, विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द आइसोबेरिक प्रोसेस। समदाबी प्रक्रम के लिए क्या सही है, एक्चुअली में लिखना है विच इज़, यहाँ पर व्हाट इज़ राइट होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर द अपॉलॉजी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर दाब नियत होता है। क्या राइट स्टेटमेंट है, तो प्रेशर इज कांस्टेंट समदाबी प्रक्रम के लिए, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आपके। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रे ऑफ लाइट है, ट्रेवल करती है किसी मीडियम से दूसरे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 के मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 के मीडियम में। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर n1 से n2 में जा रही है लाइट, तो यहाँ से क्या कर रही है, ऑब्वियस बात है रिफ्रैक्शन होगा। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि I, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो साइन I अपॉन साइन R, क्योंकि आप स्नेल लॉ से जानते हैं 1n2 होगा और ये बराबर होता है n2 अपॉन n1। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, तो सीधा हम लोगों ने इसका आंसर ले लिया है, n2 अपॉन n1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं साथ ही साथ अगले सवाल पर। आप नोट करते हुए चलिए, तुरंत वीडियो को पॉज करके अगर आपको सोल्यूशन नोट करना है तो कर लीजिए। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एट कांस्टेंट स्पीड v। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स करेक्टली अबाउट इट्स एक्सेलरेशन। अब देखिए, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक नियत चाल से गतिमान कोई कण है, वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, तो उसका त्वरण आप जानते हैं कितना होता है, v² अपॉन r। अब ये बताइए, अगर v कांस्टेंट हो जाए, जैसे वो कह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r हो जाएगा। तो ऐसे में जो ग्राफ होगा, अगर आप r को बढ़ाते चले जाएंगे तो a घटता चला जाएगा, और अगर आप r को घटाएंगे तो a बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते चलते अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगला सवाल जो है वो हमारा लाइट से है, और रे ऑफ लाइट व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस चेंज इन वेलोसिटी इन दिस कॉन्टेक्ट वन अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक लाइट है जो कि
किसी सरफेस से अगर रिफ्रैक्ट होती है, मतलब उसका रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, तो फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी इंक्रीजेज एज द रे पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम। ये वेलोसिटी का ही पूरा खेल बता रहे हैं, हिंदी में भी आप इसको देख लीजिए। तो आपको पता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, v2 और v1। तो यहाँ पर v2 जो होती है लेस देन v1 हो जाती है। अगर इसका उल्टा होगा तो उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, किरण के विरल से सघन में जाने में वेग बढ़ता है, गलत हो गया। किरण के सघन से विरल में जाने पर वेग घटता है, सघन से विरल में जाएगा तो वेग नहीं घटेगा। किरण के विरल से सघन में जाने पर वेग घटता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी आप ये लगा सकते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके बताइए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पॉज करके जल्दी से आंसर कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग 8.845 होता है, एक्चुअली 8.84 × 10⁻11 होता है, ठीक है। इसका जो आंकिक मान है वो ये होता है। इसके मात्रकों में कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका इतना ही होता है। चलिए, ये तो बहुत इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, नॉलेज बेस्ड था। वन लाइनर पूछता है एयरफोर्स ग्रुप में, आप जानते हैं अच्छी तरह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स व्हेन अ स्विंग राइजेस टू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन? ये बताइए, एक स्विंग है, अपनी रेस्ट पोजीशन से कुछ हाइट पर जब ये जाता है तब क्या हो जाता है? तो ये बताइए, इसकी पहली पोजीशन ये थी, तो यहाँ जब पहुँचता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि नहीं? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर हो जाती है mgh, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और इस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस कह रहा है, तो पहला सही नहीं हो सकता। इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस वाइल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, राइज करता है, तो अब यह क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन अ स्विंग राइजेस टू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन? रेस्ट पोजीशन से अगर सर्टेन हाइट पर जाता है तो कैसे जा पाएगा? जब तक आप इसको यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दोगे तब तक नहीं जाएगा, और ये जो वेलोसिटी आप दोगे तब तक कि यहाँ तक जैसे पहुँचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी। इस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी राइजेज। इसका पूरा आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है। इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है अगर कोई झूला विरामावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन वेवलेंथ। बताइए, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्यान रखना, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो अगर ये आपका रेयरर है, अगर रेयरर है और ये क्या है, डेंसर है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, तो इसमें स्पीड v1 है, इसमें स्पीड v2 है, इसमें वेवलेंथ λ1 है, इसमें वेवलेंथ λ2 है। ध्यान रखना, स्पीड प्रोपोर्शनल लैम्डा के होता है, और स्पीड कैसे बढ़ती है, जैसे हम रेयरर मीडियम में रहते हैं तब। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। तो जाहिर सी बात है, वेवलेंथ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो वेवलेंथ घट जाएगी, और अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब ये नीचे से ऊपर वाले में जा रहे हैं, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ घट या बढ़ दोनों सकती है, ध्यान रखिए। मे इंक्रीज और मे डिक्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कंसेप्चुअल होते हैं इसके वन लाइनर, तो इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक का कोई चांस नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। If charge particle plus q is projected with certain velocity parallel to the magnetic field, then it will। अब देखिए, कोई चार्ज पार्टिकल है, हिंदी में भी देख लीजिए आप, एक आवेशित कण प्लस q एक निश्चित वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रक्षेपित किया जाता है। अब देखिए b है, b के डायरेक्शन में अगर आप v वेलोसिटी से फेंक देंगे तो f बराबर होता है कितना, q v क्रॉस b। तो ये बताइए, v क्रॉस b का मतलब v भी साइन थीटा होता है, तो q v b साइन थीटा होता है। साइन थीटा अगर आप उसी डायरेक्शन में फेंकें तो साइन 0, यानी कि कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वो क्या करेगा, बिना किसी बदलाव के अपनी गति बनाए रखेगा। जिस डायरेक्शन में आपने फेंका है उसी डायरेक्शन में वो सीधा चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ये है, उसी डायरेक्शन में अगर आपने फेंक दिया तो चला जाएगा सीधा, ठीक है, कुछ नहीं, फोर्स ही नहीं लगेगा उस पर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, 3 इक्वल चार्ज, मतलब 3 समान आवेश हैं, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने पर रखे हुए हैं, तीनों समान आवेश, ये तीनों समान आवेश समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं उनके मध्य कार्यरत बलों का अनुपात कितना है। अब ये बताइए,
इनके मध्य अगर कार्यरत बल देखे जाए तो डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो सब पे फोर्स सेम लग रहा होगा ना, क्योंकि फोर्स कितना होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बताओ जब मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सब पे फोर्स सेम लग रहा होगा, मतलब सबका रेशियो कितना होगा 1:1 हो जाएगा। चलिए, कुछ करना ही नहीं था उसमें। चलिए 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, सीधा सा इसका आंसर होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पर ऊष्मा का कोई आदान प्रदान ही ना हो, ऊष्मा का कोई विनिमय ना हो, वहां पर रुद्धोष्म प्रक्रम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऊष्मागत की प्रक्रिया। और इसमें क्या होगा, डेल्टा वी जो होता है, इसमें डेल्टा क्यू ही 0 हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा यू प्लस ये डब्ल्यू भी क्या होगा 0 होगा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो यहाँ पर जो इसकी आंतरिक ऊर्जा होगी वो बराबर हो जाती है -W, इसके लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये हो जाता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ मेन याद रखनी की, डेल्टा क्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, फोर्स एक किसी विद्युत चुम्बकीय, आप देख लीजिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए, किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक विद्युत आवेश Q पर कार्यरत बल F है। आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर v वेग से गति करता है, तो F किसके बराबर है? तो ये बताइए, अगर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में है और Q में एक बिंदु आवेश Q पर कार्यरत बल F है, तो आवेश को, विद्युत आवेश अगर Q है तो विद्युत आवेश पर जो कार्यरत बल है वो F है। तो कह रहे हैं आवेश को v वेग से उसके अंदर फेंका जाता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में फेंका जाता है। तो बताना है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैंने आप थोड़ी देर पहले ही बताया है 0 लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, वो तो बक्सेगा नहीं, तो Q ही हो जाएगा आंसर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो QVB साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फेंका गया है वेलोसिटी को, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, और इलेक्ट्रिक फोर्स तो 0 होगा नहीं, क्योंकि वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चलिए इसको बताइए, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड डीएक्सेलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो वेलोसिटी। यदि किसी पिंड की गति को दूसरे को दूरी समय आरेख में समय अक्ष के समांतर, देखिए अगर ऐसे कह रहे हैं ये डिस्टेंस है आपका और ये टाइम है, अगर आप उसके मोशन को इस तरह दिखाते हैं तो पिंड क्या है, त्वरित गति तो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी चाल ही 0 हो जाएगी, चाल 0 होगी तो त्वरण ही 0 चला आएगा, ठीक है। मंदित गति नहीं बोल सकते, एक समान शून्यतर वेग गति ना, शून्य वेग गति, अगर चाल 0 है तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जब चाल ही नहीं है तो वेलोसिटी क्या होगी। देखिए 13, magnetic field due to a coil of radius r is b, if the radius is halved then the magnetic field will be। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन आर, तो आप म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है जैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन रेडियस के। अब अगर रेडियस को डबल कर दिया जाता है तो b2 अपॉन b1 बराबर r1 अपॉन r2 फार्मूला होगा, और रेडियस को अगर डबल कर दिया जाता है तो r2 को यानी कि 2r1 कर दिया गया, ये कट गया, तो b2 बराबर कितना हो जाएगा b अपॉन 2, ठीक है, b2 बराबर b अपॉन 2, b1 कितना है b है, तो b अपॉन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, b अपॉन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से फिर से देख लीजिए, आर त्रिज्या का छल्ला है चुंबकीय क्षेत्र, यदि त्रिज्या आधी कर दी जाती है, बच्चों आधी की गई है त्रिज्या को, तो यहाँ पर r2 को r1 का आधा किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा मिस्टेक यही देखो हो जाता है, ठीक है, 2 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ना सी ना हो करके बल्कि क्या करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो बॉडीज हैं ए और बी हैविंग मासेस 4m एंड m और रिस्पेक्टिवली मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। m और m 4m द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो कि एक समान गतिज ऊर्जा से रेखीय संवेग से गतिमान है। तो बताइए रेखीय संवेग बराबर होता है 2mk का अंडर रूट, तो ये p1 का हो गया, m1 हो गया, m1 मास हो गया, और p2 अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2m2k2 हो जाएगा मास। तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करोगे इसको तो p1 p2 बराबर है तो बराबर 1 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि k1 अपॉन k2 बराबर कितना हो जाएगा m2 अपॉन m1,
m2 कितना दिया है 4m और ये कितना दिया हुआ है m, कैंसिल होकर के आ जाएगा 4:1। तो ऐसे आता है आंसर, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मेन फार्मूला आपको पता होना पड़ेगा, तब आप उतने कम समय में तुरंत कर पाएंगे। समझ आया? तो इसके लिए फार्मूले और उन सब की रिवीजन और उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रखिए। मेजर कल सी क्लासेस के जो एयरफोर्स वाला चैनल है, एयरफोर्स नेवी आईसीजी का जो चैनल है, उस पर डेली लाइव प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो बच्चे 13 अक्टूबर के ऑनवर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं वो सब जरूर उस प्रैक्टिस को ज्वाइन करें। वहाँ पर कंसेप्चुअल क्लास मैं खुद ले रहा हूँ और वहाँ पर मैं डेली लाइव प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मतलब सैकड़ों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी वहाँ पर हो रही है। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, फोर्स दिया हुआ है एंड एक्सेलरेट्स इज एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास ऑफ द बॉडी। देखिए कह रहे हैं किसी पिंड पर लगाया गया बल इतना है और उसमें जो त्वरण है वो दिया है। देखिए फोर्स का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आपको मास निकालना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए अपॉन एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन तो मान लो 1 दिया ही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, 36 प्लस 8 28 64 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 200। 200 का अंडर रूट आ जा रहा है, मतलब अगर आप देखें तो आ जाएगा 10√2, 10√2। तो यहाँ पर आ जाएगा 10√2 को डिवाइड कर देंगे 1 से, कितना आ जा रहा है 10√2 kg आ जा रहा है मास। ठीक है, इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होता है तुरंत, चुटकियों पे, मतलब तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रैक्टिस कराई जा रही है यही सब सिखाया जा रहा है वहाँ पर आपको। लाइव वेव्स, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोपोटेंशियल वेव, मैग्नेटोपोटेंशियल वेव, ऑप्टिकल वेव। देखिए ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपको आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है फिर माथा पटकने का। देखो प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत यांत्रिकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत प्रकाशिकी तरंगे, चुंबकीय प्रकाशिकी तरंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बी ऑप्शन आपने उसमें देखा था वही करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एनर्जी, एनर्जी की बात की जा रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन ईएम वेव इज ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। विद्युत चुंबकीय तरंग में संचित ऊर्जा किसके कारण होती है? ऑब्वियस सी बात है दोनों ऊर्जाएं होती हैं, दोनों ऊर्जाएं होती हैं, मतलब बोथ ए एंड बी, दोनों के वजह से ऊर्जा संचित होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होती है। अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर इस तरह की घटना देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये होता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। We use CFL to save electrical energy and to provide sufficient light. The full form of CFL, देखो कैसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। CFL का फुल फॉर्म बताना है बच्चों, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आप देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा को बचत करने के लिए CFL का फुल फॉर्म होता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, नॉलेज बेस्ड है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अपने। चलिए, how does resistance change when resistivity is reduced? How does resistance change when resistivity is reduced? बताइए रेजिस्टेंस कैसे बदलता है जब रेजिस्टिविटी रिड्यूस कर दी जाती है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टिविटी की हम बात करें तो जाहिर सी बात है जो R होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है और वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टिविटी उसकी कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम रेजिस्टिविटी बदल रहे हैं तो यानी कि हम क्या बदल रहे हैं? नेचर ऑफ मटेरियल बदल रहे हैं, नेचर ऑफ मटेरियल बदल रहे हैं और टेम्परेचर बदल रहे हैं। तो कैसे बदल रहे हैं तो उस पर आप कुछ कह तो सकते नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको क्या कहना होगा? रिमेन सेम। डिपेंडेंसी आप डायरेक्टली नहीं दिखा सकते क्योंकि डिपेंडेंसी सीधा उस पर नहीं होती है, सिर्फ इन पे होती है। जब इनको मिलाते हो तो कांस्टेंट के फॉर्म में आता है रो। ठीक है, तो कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये इस पे डिपेंड थोड़ी करेगा रो पे। ठीक है, और वैसे भी रो अगर देखा जाए तो रो किसी पे डिपेंड नहीं करता, केवल नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इसमें समान रहेगी बता देंगे आप। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध घटाने पर अगर बात की जाती है, एक सेकेंड, विशिष्ट प्रतिरोध घटाने की बात की जा रही है बच्चों, सेम नहीं है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध अगर आप डिक्रीज करेंगे, अगर ये आप डिक्रीज करते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भी नेचर को बदला जा रहा है, दूसरा मटेरियल आप ले रहे हैं, दूसरा मटेरियल लेंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध डिक्रीज करेगा, मतलब उसकी यूनिट लेंथ और यूनिट सरफेस एरिया का, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वो होगा, मतलब एकांक लंबाई और उस एकांक लंबाई के एकांक क्षेत्रफल का जो
प्रतिरोध होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध घट रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी सीरियसली डिक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कोई वायर है ना, तो वायर की अगर आप एकांक लंबाई ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबा वायर हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और अगर विशिष्ट प्रतिरोध घट रहा है तो इसका मतलब प्रतिरोध भी घट रहा है, ठीक है। चलिए और वहां पे जो मैंने वो बात बताई कि ये रो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो भी बात बिल्कुल करेक्ट है। रो किसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर रो की बात पूछ लिया तो रो सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर कह देता है कि रेजिस्टेंस बदल रहा है तो रो का क्या होगा, रो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से बताना होगा। चलिए, a person stands on his face 2 feet over the surface and experiences the pressure P. Now the person stands on only 1 foot, 1 feet, 2 feet पर था तो प्रेशर P था। अगर 2 पैरों पर था तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एरिया ये भी एरिया, तो प्रेशर बराबर कितना था, फोर्स अपॉन एरिया था। तो दोनों एरिया मिला करके हो जा रहा था, है ना। अब यहाँ पर प्रेशर एक ही पैर पर जब वो खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। यहाँ पर एरिया 2 था, फोर्स मान लो उसका वेट जो है वो पूरा वही काम करेगा। तो प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा, 2F/A, तो 2F/A हो जाएगा। अब मान लो अगर हम किसी भी एक के लिए लिखते तो यही लिखते, फिर बाद में अगर उसके आधे के लिए लिखोगे तो इतना लिखोगे, तो ऑब्वियस बात है पहले वाले का डबल हो गया ना, पहले वाले का डबल हो गया, तो प्रेशर बराबर 2P हो जाएगा। अगर आप 2 पैर पर खड़े हैं तो P प्रेशर लग रहा है, अगर 1 पैर पर खड़े हैं तो पूरा एरिया आपका आधा हो गया। जब एरिया आधा हो गया तो प्रेशर कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज दाब की विमा होती है mL2T-2, mL-1T-2, mL-1T-1। अब आप जानते हैं प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का कितना होता है mL-T-2, फोर्स का होता है mL-T-2 और इसका होता है L2। तो माइनस करोगे ऊपर L2 को ले जाकर के mL-1T-2, mL-1T-2, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 सेंटीमीटर किसी कॉन्वेक्स लेंस के पहले 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है और उसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसी प्रोड्यूस होगी बताइए। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब देखिए 15 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है, 15 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है और 10 सेंटीमीटर आपने वस्तु की है, तो जब आप फोकस और पोल के बीच में चले जाते हैं तो इमेज कैसी बनती है, इधर ही बन जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये दोनों मिलाओगे तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और सीधी बनती है। मतलब आभासी और आवर्धित बनती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आभासी और आवर्धित, यानी कि वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड उसी साइड बन जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, व्हेन अ रॉड मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। जब एक रॉड एल लेंथ का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका ईएमएफ होता है BLV, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड है, याद रखिएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड में अगर V लंबाई से कोई L लेंथ का रॉड मूव कर रहा है उस पर जो सिरों पर प्रोड्यूस होता है वो यही होता है। ऑप्टिकल फाइबर थ्रू बेंट इन एनी मीडियम, ऑप्टिकल फाइबर जो डिवाइसेस होती, मतलब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए, चैनल के लिए एक वैसे वायर होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वो कहीं पर भी अगर मुड़ता है तो क्यों उससे स्पीड पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा होता है। बार बार बताया गया है, इस चीज़ को समझ लीजिए। प्रकाशिक तंतुओं चाहे वो जैसे भी मुड़े, प्रकाश गुजर सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बहुलपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बहुत बार लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के इंटरनली चली जाती है, ठीक है। डी ऑप्शन ऊपर इंग्लिश वाले में भी आपका सही हो जाएगा। आ जाते हैं आपके आखिरी सवाल पर। द वाटर टैंकर इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, विल मूव बैकवर्ड, विल मूव फॉरवर्ड, विल रिमेन लेवल, नथिंग कैन बी सेड। अब मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा था बच्चों, तो मैं 24 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया हूं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके प्रॉपर बताना है। जिसका सही आंसर होगा उसको मैं वहां पर एक्नॉलेज कर दूंगा और वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा और आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप जरूर लिख करके बताइएगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए बच्चों। जय हिंद।
सो जय हिंद बच्चों, चलो जल्दी से 25 क्वेश्चन देखें एयरफोर्स के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप बेसिकली पूरे एग्जाम पैटर्न की तरह फॉलो करिए। खुद से हर क्वेश्चन के पहले वीडियो रिकॉर्ड करके उनका आंसर करने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम ये देखें, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लॉग का, क्योंकि अगर ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगा, और -1 अगर आगे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, लॉग a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 माइनस, आगे क्या लिखेंगे, माइनस लॉग a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा रिजल्ट आपका 0, विच इज ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक क्लास जहां पे 100 स्टूडेंट हैं, 70 स्टूडेंट्स देते हैं साइंस, 60% लेते हैं मैथ्स, 70 लेते हैं बोथ मैथ्स एंड साइंस, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स और बोथ इज इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसे बच्चे जो ना तो साइंस में हो ना तो मैथ्स में हो, मैथ्स और साइंस में दोनों में भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, टोटल बच्चे अगर आपके 100 हैं, ठीक है भाई। अच्छा, साइंस, सबसे पहले अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं मैथ्स और साइंस, तो सबसे पहले हम फिल करते हैं इसमें वो पार्ट जो कि दोनों में होता है, यानी दोनों में कौन है, 40। अच्छा, मैथ्स में टोटल 60 है तो बचे कितने, 20, इसमें पूरे 60 आ गए। साइंस में टोटल 70 है तो आ गए 30, यानी ये टोटल हो गए 90। तो बाहर कितना बचा, 10, यानी 10 ऐसे बच्चे हैं जो ना तो मैथ्स में ना तो साइंस में और ना ही दोनों में है। बात क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इंटरसेक्शन निकालना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर पी क्यू आर कोई टर्म्स है जो कि जीपी में है, पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म जो है वो जीपी में है, तो पीएथ टर्म को आप कैसे लिखोगे बेटा, ए पी की पावर आर माइनस 1, क्यूएथ टर्म को आप कैसे लिखोगे, ए क्यू की पावर आर माइनस 1। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म जो है वो जीपी में है, तो पीएथ टर्म अगर आपका लिखा जाएगा जीपी का तो कैसा लिखा जाएगा, ए आर की पावर पी माइनस 1, क्यूएथ टर्म कैसा लिखा जाएगा, ए आर की पावर क्यू माइनस 1, और आरएथ टर्म लिखा जाएगा ए आर की पावर आर माइनस 1। अगर इसने बोला पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म भी जीपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, बीच वाले का स्क्वायर, ए आर की पावर क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगल बगल वाले टर्म्स का प्रोडक्ट, ए आर की पावर आर माइनस 1। ए स्क्वायर यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आर की पावर 2q माइनस 2 इज इक्वल्स टू आर की पावर p प्लस आर माइनस 2 हो जाएगा। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बेस सेम तो पावर इक्वेट कर दीजिए, 2q माइनस 2 इज इक्वल्स टू p प्लस आर माइनस 2, माइनस टू दोनों तरफ से कैंसिल। ये किसकी कंडीशन है, 2q इज इक्वल्स टू p प्लस आर, ये कंडीशन हो गई AP की, इसलिए p q r किस में होंगे, AP में होंगे, विच इज ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द एग्जामिनर कैन असाइन 10 मार्क्स टू 4 क्वेश्चन। किस तरीके से एक एग्जामिनर 10 नंबर 4 क्वेश्चनों में बांटे ताकि कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर से कम ना हो, और सबके मार्क्स जो होने चाहिए वो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, इंटीग्रल यानी पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। 4 क्वेश्चंस हैं भाई साहब, अगर 4 क्वेश्चंस हैं तो पहले सबको 2 तो देने ही हैं। मान लीजिए इसमें 2 नंबर जो बच गए, उसने 2 क्वेश्चन 2 नंबर के 2 क्वेश्चन 3 नंबर के किए, तो कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 कितनी बार आया, 2 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार। ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। एक काम और कर सकता है, हो सकता है वो 4 क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर के कर दे और लास्ट क्वेश्चन कितने नंबर का कर दे, 4 क्वेश्चन का कर दे, तो टोटल अरेंजमेंट कितने, 4 फैक्टोरियल। लेकिन 2 कितनी बार आया, 3 फैक्टोरियल बार आया। इन दोनों को सॉल्व करके ऐड कर देंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12/2 यानी 6, ऊपर से आया 6 और नीचे आ जाएगा 4, यानी टोटल 10 वेज हो जाएंगे हमारे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि कैसे कोई एग्जामिनर 10 नंबरों को 4 क्वेश्चन में बांट सकता है। कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर से कम नहीं होना चाहिए और कोई भी पॉइंट में नंबर नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म पूछा है। अगर पावर a प्लस बी की पावर n होता है तो जो इसका मिडिल टर्म होता है n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होता है, मिड टर्म। अगर कब, जब n हमारा इवन होता है, समघात होता है।
तो इसका निकालते हैं, यानी कि 4/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि थर्ड टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। तो थर्ड टर्म कैसे लिखा जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4c2, r की वैल्यू कितनी यूज होगी 2, 2 की पावर 2, 3x की पावर 2, यहाँ से आ जाएगा 4c2 इंटू 4 इंटू 9। अच्छा, कोफिशिएंट चाहिए तो x की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें 4c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4c2 की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 इंटू 4 इंटू 9, दैट इज नथिंग बट 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 ये हो जाएगा आपका 216। सीधी सी बात है, यूनिट डिजिट 6 तो कभी आएगा ही नहीं, 8 फैक्टोरियल है नहीं, 5 फैक्टोरियल है नहीं, यानी सीधा सीधा 216 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, 52 पत्तों से एक कार्ड निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पेड और अ क्वीन, या तो स्पेड निकले या तो क्वीन निकले। अच्छा, अगर एक कार्ड निकाला जा रहा है तो स्पेड निकलने के कितने होते हैं, कितने होते हैं हुकुम, हुकुम के पत्ते होते हैं 13, या बेगम निकले, बेगम कितनी होती है 4, तो आपका ऊपर क्या आएगा, या मतलब प्लस, तो 13 + 4/52, यानी आंसर हो जाएगा 17/52, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको देखना है ध्यान से। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आपका दो एंगल a + b की वैल्यू 45 डिग्री हो या फिर 225 डिग्री हो, ये थ्योरम है एक तरह से, इसको याद रखिए क्योंकि आपके क्वेश्चन बड़ी जल्दी होंगे। तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b की वैल्यू हमेशा 2 होती है। 1 + tan a + 1 + tan b के प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा 2 होगी। अगर ऐसा है तो अगर आपसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछे तो क्या ही फर्क पड़ता है, उल्टा क्वेश्चन भी अगर किसी ने पूछा तो आप क्या कहेंगे बेटा कि यहाँ पे 1 + tan θ 1 + tan φ अगर 2 है तो थीटा + फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, उल्टा रिजल्ट। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये डेफिनेटली होगा, ये बड़ी सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z माइनस कुछ कॉट में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। tan अंदर ब्रैकेट में आ गया tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z माइनस कॉट लिखा हुआ है बाहर। अच्छा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y हमको पता है कि tan इनवर्स x + cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। तो एक बात बताओ, cot इनवर्स x की जगह क्या हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x, और इसी तरह cot इनवर्स y की जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स y, और cot इनवर्स z की जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स z। अच्छा, ये तो वही रहेगा tan इनवर्स x प्लस tan। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए बार बार ये कॉपी कर रही हूँ, आप एग्जाम में बार बार कॉपी मत करिएगा, आप डायरेक्टली उसको वही चीज लिख दीजिएगा। आगे कितना हो जाएगा माइनस tan cot, ये π/2 कितनी बार आया 3 बार, तो 3π/2 माइनस हो जाएगा वैल्यू कितना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अच्छा, क्या आपको ये बात पता है क्या कि cot 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, लेकिन ये किस में बदल जाएगा tan थीटा हो जाएगा। cot 3π/2 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो ये किस में बदल जाएगा cot π/2 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। थीटा का काम कौन कर रहा है ये, तो यहां से कितना आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z माइनस ये बदल जाएगा tan में, और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, जो कि माइनस हो के आंसर रिजल्ट कितना आ जाएगा 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड आपकी ए दी हुई है, बी ए दिया हुआ है, तो आ और सी दिया हुआ है, तो साइड सी पूछ रहा है। अच्छा, साइड सी पूछ रहा है। अगर एक बात बताओ, एक ट्राइंगल है तो एंगल्स का सम a + b + c आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर b + c आपका 75 है तो एंगल a क्या 105 हो जाएगा, एंगल a 105। अब इसमें लगा देना चाहिए साइन रूल, तो a/sin a इज इक्वल्स टू c/sin c कर देना चाहिए, क्योंकि हमें साइड c चाहिए। तो a की वैल्यू है √3 + 1 साइन
105 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा c अपॉन साइन सी यानी साइन 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, साइन 105 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 105 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 75, दैट इज नथिंग बट साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो यहां अगर हम रखेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू 2√2 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा c, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन √2, यानी √2 ऊपर चला जाएगा। √2 से √2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आई 2। c की वैल्यू 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है? एक आदमी जो है वो नदी के किनारे खड़ा है। ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बैंक इज 60 डिग्री। ये नदी है, नदी के किनारे एक पेड़ है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, और उसने जब यहाँ पे पेड़ को देखा तो उसने देखा कि ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और जब वो 40 मीटर दूर हो जाता है नदी से, कितना 40 मीटर दूर हो जाता है, तो वो देखता है कि उसका जो एंगल है वो अब 30 डिग्री हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है रिवर की चौड़ाई कितनी होगी। बेटा अगर ये डायग्राम ऐसा बन रहा है, और मैं इसमें आपको कई बार शॉर्ट ट्रिक समझा चुकी हूँ, और ये क्या है, आपको ये दिया है 40 मीटर और ये है h, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ रखी है ना इस क्वेश्चन के लिए, कि h बराबर d, ये d क्या है 40, d इज इक्वल टू cot 30 माइनस cot 60 माइनस cot 60, इसी फॉर्मूले में रख दो। तो क्या हो जाएगा, h बराबर d की वैल्यू कितनी है 40 मीटर, cot 30 कितना हो जाता है, cot 30 हो जाएगा √3 आपका, और cot 60 हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो 40 √3 हो जाएगा, और √3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, यानी कि 20 √3। हाइट जो आई वो 20 √3 आई पेड़ की, अगर पेड़ की हाइट हमसे पूछता तो 20 √3, ये 20 √3, ये 60, तो ये 30, 60 के सामने 20 √3, तो 30 के सामने 20 आ जाएगा। आप tan थीटा लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को मैं ऑलरेडी बता के रखती हूँ कि ये जो ट्राइंगल होता है 60-30 वाला, 1 √3 और 2 का रेशियो होता है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। आंसर हो जाएगा इसका 20 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। बड़ी सीधी सी बात है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मॉडुलस पूछ रहा है भाई। ये मॉडुलस क्या होता है, z अगर a प्लस आई बी होता है तो इसका मापांक होता है √a² प्लस b²। हाँ मैम होता है, तो z हमारा जो दिया है इसके हिसाब से मॉडुलस क्या होगा, √1² प्लस tan² अल्फा, यानी मॉड z ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर sec² अल्फा, और sec² अल्फा प्लस माइनस दोनों की तरह खुलता है। अब हमें कौन सा साइन लेना है ये हमें देखना है। यहाँ पे दिया है कि ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा -sec x नहीं अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या था अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम बी एकदम करेक्ट होगा, -sec अल्फा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि r और s अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अच्छा, जब भी पता चले तो r प्लस एस इज इक्वल टू -p हो गया, r इंटू एस इज इक्वल टू q हो गया। हमें फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन r² प्लस 1 अपॉन s² की वैल्यू, तो ये हो जाएगा r² प्लस s² अपॉन rs का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं r प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस 2rs अपॉन rs का होल स्क्वायर। सब कुछ पता है, सारी वैल्यूज को रख देते हैं। r प्लस एस की वैल्यू है -p का स्क्वायर यानी p² -2 r इंटू एस क्यू हो जाएगा अपॉन q² हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन हमें दिख रहा है डी वाले में, यानी डी आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, ये बोला है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो बी है। बेटा कभी भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिले, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे कि ABC लिखा है या 0 कुछ भी लिखा हुआ है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है DEF 0 0 0, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ABC होता है, डायरेक्ट याद रखो। ये अपर ट्रायंगुलर दिख रही है, इसका डिटर्मिनेंट ABC, लोअर ट्रायंगुलर होती तो भी ABC, अगर डायगोनल मैट्रिक्स होती तो भी डिटर्मिनेंट के ये डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है, यानी 2 × 5 × 1 + p की वैल्यू 20 है।
ये हो गया 10, 10 से कटेगा तो 2 बार में आएगा। 1 प्लस पी की वैल्यू 2 है तो पी की वैल्यू ऑब्वियसली 1 होगी यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। गॉट इट? बी आंसर एकदम इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन एन एग्जामिनेशन द स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग वाज 40, मतलब 40 मार्क्स परसेंट पाओगे तो पास हो जाओगे एग्जाम में। आउट ऑफ 9 स्टूडेंट हु अपीयर्ड 4 फेल्ड, अच्छा 4 फेल हो गए हैं और उसके बाद द रिमेनिंग जो बचे 6, कितने लोग थे? 9 थे, 4 फेल हो गए, 5 लोगों के नंबर दिए हुए हैं। तो मीडियन क्या हो गया? मीडियन का मतलब ये होता है बेटा जो मध्य में आए, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में अरेंज करो और जो भी मध्य में आए। अब 4 जो फेल हुए हैं इसका मतलब उनका 40 से परसेंटेज कम होगा तो कोई छोटे होंगे यहाँ पे। उसके बाद इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा? 51, फिर आएगा 57 और फिर आ जाएगा 68, 79 और 80। इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, जो 5वें नंबर पे होगा वही तो माध्य का काम करेगा। इससे पहले 4 जो छोटे हो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो, लेकिन मिडिल में तो 51 ही आएगा और जो 4 जो छूटे हुए हैं वो फेल हुए हैं, इसका मतलब 40 से कम ही होगा। इज इट क्लियर? आंसर 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग इतना एंड इतना। अच्छा, लाइन पासिंग 2, 3, अगर 2, 3 से पास हो रही है लाइन, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर मैंने x की जगह 2, 3 रखा तो ये तो कभी नहीं होगा। यहाँ 2 और 3 रखा, ये भी कभी नहीं होगा। यहाँ 2 और 3 रखा तो ये हो सकता है। अच्छा एक सेकेंड, ये दोनों ऑप्शन सही लिखे हुए हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन में चेंज कर लो, एक ऑप्शन में कोई भी चेंज कर लो, दोनों में माइनस लगा दो, यहाँ पे दोनों में माइनस लगा दो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली पॉइंट रखो और देखो, खुद ही बोल रहा है कि वो लाइन ढूंढो जो इस पॉइंट से गुजर रही है, तो कौन सी लाइन हो जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है द एरिया ऑफ द सर्कल इतना इज 9 पाई स्क्वायर यूनिट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अच्छा एरिया इतना दिया है तो रेडियस पे काम करते हैं। रेडियस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कितना है बेटा यहाँ पे अच्छा रेडियस इसको देख करके पता चल रहा है कि 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू पाई, रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है। तो वहां से अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को पहले 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस के बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। तो g की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस f की स्क्वायर आ जाएगी माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा माइनस k बाई 4 हो जाएगा। अच्छा अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 ये 5 माइनस के बाई 4 को इधर भेजो, 9 को इधर भेजो, आंसर तो नेगेटिव में आएगा मुझे लग रहा है। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू माइनस के बाई 4 यानी k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 विच इज ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अगर इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा है तो वाई स्क्वायर में समथिंग इक्वेशन दी हुई है, वाई स्क्वायर जितना भी दिया हुआ है अगर इस इक्वेशन को देखो आप तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू अगर इसका वर्टेक्स निकाला जाए तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 2 है, यानी ये पैराबोला कुछ इस साइड बनेगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1, 2 और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि 4a को कंपेयर करेंगे अगर हम 3 से तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अगर a की वैल्यू 3/4 आ जाएगी तो इस तरह के पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू -a होती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए x प्लस 1 को x कंसिडर कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल्स टू -a यानी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/4 -1 यानी कि -7/4। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हुई बेटा? 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है तो एक बात याद रखिए कि एक फॉर्मूला होता है a क्रॉस मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर होता है। अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख दें, हमसे a क्रॉस b की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर इस इक्वेशन में वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू पता नहीं है, यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस a डॉट b यानी कि 144 हो जाएगा। अगर 144 हो जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 400 माइनस 144 दैट इज नथिंग बट 256।
तो a क्रॉस b का वैल्यू आएगा √256, यानी आंसर कितना हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि सदिश r की वैल्यू इतने निर्देशांक अक्षों पर अल्फा बीटा गामा का कोण बनाते हैं तो अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी। यार ये तो रटी रटाई चीजें हैं, अगर अल्फा बीटा एंगल बनाते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हो गए, तो हमें तो पता ही होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है, ये भी तो रटा हुआ होता है, बताया जाता है, हर बार बताया भी गया है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 हो जाएगी, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रेंज पूछा है, अगर रेंज पूछा है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो बेटा कि x की जगह वैल्यू रख दो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन की मिनिमम वैल्यू, साइन 3x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन 3x जो होगा मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1, अगर हमने यहाँ पे रख दिया -1 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू रखें +1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी जो ये वाला फंक्शन होगा इसकी वैल्यू जाएगी आपकी कितनी 1/3 से लेकर के 1, 1/3 से लेकर के 1, इसके बीच में रेंज आएगा। बस आप वेरिएबल को पकड़ो, साइन और कॉस के आंसर बहुत इजी होते हैं। साइन 3x की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगर हम x की जगह a रख दे तो लिमिट की वैल्यू 0/0 होगी, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। साइन x टेंडिंग टू a, साइन x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, उसका 0, और माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस कैंसिल, इसको अगर हम ऊपर भेज दें तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन क्यूब x हो जाएगा, साइन क्यूब x टेंडिंग टू a कितना हो जाएगा, साइन क्यूब a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y की वैल्यू ये दी हुई है, y की वैल्यू अगर ये दी हुई तो dy/dx क्या होगा। अब जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री छोड़ने की गलती की है उसको कहीं ना कहीं भुगतान तो करना ही पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी चीज़ों में या फिर डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, कहीं ना कहीं तो भुगतान करना ही पड़ेगा। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x भी π/2 होता है, यानी पाई, y की वैल्यू अगर पाई है कांस्टेंट है तो dy/dx कितना होगा, 0 होगा, कुछ सोचने वाली बात इसमें थी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट पॉइंट इतना। अच्छा, अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले हम स्लोप निकालें, तो dy/dx की वैल्यू निकालते हैं एट 0,1, dy/dx कितना हो जाएगा अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2e⁻²x, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो स्लोप कितना आएगा 2। अब टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है, y-1 इज इक्वल्स टू स्लोप x - 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y-1 इज इक्वल्स टू 2x, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इसने बोला ये जो टेंजेंट लाइन है ये x एक्सिस पे कहाँ टच करेगी। अगर कोई भी टेंजेंट लाइन है x एक्सिस पे आके काटती है तो वो काटने वाले बिंदु पे y का मान तो 0 होगा ना, x, 0 करके पॉइंट होगा, तो y का मान अगर 0 रख देंगे, y इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, यानी कौन से पॉइंट पे काटेगा, -1/2, 0 पे काटेगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन ये कई बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है √tan x और नीचे लिखा हुआ है sin x cos x, अगर मैं ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और नीचे भी डिवाइड कर दूं cos स्क्वायर x से, ठीक है, अगर डिवाइड करूंगी तो ऊपर बचेगा √tan x और cos x से डिवाइड होगा तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos बचेगा जो कि हो जाएगा tan x, और यहाँ से tan से tan कटेगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और √tan x बच जाएगा dx। अब देखो सिंप्लीफाई हो गया, tan x को अगर हम t मान लें तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, यानी कि t dt अपॉन √t, dt अपॉन √t अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √t/2 1/2 √t हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, dt अपॉन √t जब होगा 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√t, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2√t यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर पूछा गया है तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है,
जितने कांस्टेंट होता है उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट है, टोटल 3 कांस्टेंट, इसलिए आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन, यानी 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा। आई होप ये मॉडल पेपर आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आई हो, चीज़ें कैसी हुई है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आपके वाई ग्रुप का BBIP मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न लिखा गया है वह है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? व्हेन हैड द रिसोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज और फुल फ्रीडम वाज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 1927/9/1929। कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ पर शेरों? लाहौर में। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 1929। इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित JL नेहरू, PTJL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए इसी के साथ हम लोग और अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोहम्मद हामिद अंसारी, LK आडवाणी, जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू। तो आपका करेक्ट जवाब जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। तो आप याद किए रहिएगा, उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। कम टू द नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। दिन व रात होने का कारण है? द रीजन बिहाइंड ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, तो यहाँ दिन और रात का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, या रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, motion of sun with respect to the earth, inclination of the earth on its axis, revolution of the earth around sun। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, दिन और रात होने का कारण क्या है मेरे शेरों? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट, अब यहाँ देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड? 1948, 1949, 1950, 1952। तो इसका करेक्ट जवाब 1949। रिजर्व बैंक RBI का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक भैया, आए तो मेरे शेरों, अगला प्रश्न देखिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय शेरों कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ भैया? पेरिस में। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन युग में सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड? ऑप्शन 1 एमएस स्वामीनाथन, कृषि अनुसंधान, बिल्कुल एमएस स्वामीनाथन एग्रीकल्चर से हैं। बी कोरियन डेयरी डेवलपमेंट, एकदम सही। होमी भाभा एटॉमिक एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसका मतलब गलत है कौन? ऑप्शन डी कस्तूरी रंजन, ये आर्थिक सुधारक, नो। आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो इसका करेक्ट जवाब
28 फरवरी। क्या होगा भैया? 28 फरवरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, किसको दिए जाते हैं? खेल प्रशिक्षकों को, स्पोर्ट ट्रेनर्स को। किसको भैया? स्पोर्ट ट्रेनर्स को। एकदम रेडी हो जाए आप लोग। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका करेक्ट जवाब आंध्र प्रदेश। कौन सा शेरों? आंध्र प्रदेश। ये बहुत पूछा जाता है। अगला बहुत ध्यान से देखें और अंतिम, रक्तदान में सर्वग्राही रक्त समूह होता है। विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर? कौन सबसे ग्रहण कर सकता है? ये नो, बी रक्त समूह नो, ए बी रक्त समूह। तो ये रहा आपका बहुत ही जोरदार शानदार प्रश्न। इसे आप पढ़ के जाएं, देख के जाएं, 100 बार देखें, समझें। और इसी के साथ बेटा हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।